हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के लिए एमटीएस के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और एसएससी एमटीएस का 2023 का एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसके लिए यह वीडियो में जो सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्नों की संख्या दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 25 होती है। और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और फ्री में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस की जो क्लास है, आपको एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। डेली 25 क्वेश्चन मिलते हैं एक वीडियो में, 2 से 3 वीडियो दी जाती है दोस्तों। तो अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आपके जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था। अभी देखिए, गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जानेंगे गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। इसमें से सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ठीक है, ये सभी प्रतापी राजा हुए थे। तो संस्थापक कौन थे? आपके श्रीगुप्त। क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो आपके पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी होते थे उनको चाट या भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? चाट या भाट। ठीक है, चाट या भाट। आपका विकल्प जो होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी। यानी जो राजकीय भाषा या शासकीय भाषा कुछ भी कह सकते हैं। तो गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी दोस्तों, वो आपकी संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। तो जो विकल्प यहाँ आपका वी दिख रहा है, इस सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि गुप्त राजाओं का जो शासकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका तीसरे नंबर का, कि संस्कृत भाषा भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि महाकवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे। अब देखिए, संस्कृत भाषा के सबसे बड़े कवि और महाकवि जिनके कहा जाता है कालिदास को, वह गुप्त वंश के किस राजा के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे वो? महाकवि कालिदास क्या थे? इसके दरबारी कवि थे। चलिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, पुष्यभूति वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से ये देखेंगे, पुष्यभूति वंश का उदय कब हुआ था। तो जब मौर्य वंश का पतन हुआ था तो पुष्यभूति वंश जो है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था और इसे भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार पसंद नहीं आया, तो इसने क्या किया कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, इसको मार के और पुष्य भूति वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें नंबर का देखेंगे दोस्तों, कि चीनी यात्री ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए, क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, जो एसएससी के एग्जाम हुए हैं, तो इसके दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चीनी यात्री ह्वेन-सांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो हर्षवर्धन के। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था, जहाँ से ह्वेन-सांग ने आपका शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों के रचयिता कौन थे। अब देखिए, यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रियदर्शिका पूछता है, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, रत्नावली के लेखक कौन है, नागानंद के लेखक कौन है। और तीनों जो हैं संस्कृत के नाटक हैं। ठीक है, और यह तीनों जो है एक ही व्यक्ति द्वारा रचित है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि किसने इन तीनों नाटकों की रचना की है। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद जो है, इसकी रचना आपके हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा ये जो तीनों संस्कृत के नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन तीनों का रचयिता जो है आपके हर्षवर्धन है। विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवें नंबर का देखेंगे। सातवें नंबर के क्वेश्चन में कि हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने किया था। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपका आ चुका है। तो हर्षचरित और कादम्बरी की जो रचना हुई है, यह बाणभट्ट के द्वारा हुई है। अब बाणभट्ट कौन थे? बार बार इनका नाम आता है दोस्तों।
तो हर्षवर्धन के राज दरबारी थे, कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना जो है बाणभट्ट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वें नंबर का कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वह सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। देखिए हिस्ट्री स्पेशल में यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करा रहा हूँ क्योंकि एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का एग्जाम आपके नज़दीक है, तो हो सकता है कि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों पल्लव वंश का जो संस्थापक है इसमें आप सिंह विष्णु को देख सकते हैं। विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर होगा। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो फ्री में आप जुड़ सकते हैं, कोई भी इसका वैल्यूएबल प्राइज नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी करके अगर जो टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया था दोस्तों कि कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। तो इसकी दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे। अगर जो आपको पहले से आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था, ये भी आपके कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ। तो राष्ट्रकूट वंश जो है इसकी स्थापना आपके दंती दुर्ग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? दंती दुर्ग द्वारा। तो जो विकल्प यहाँ बी होगा आपका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दंती दुर्ग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब देखिए चोल डायनेस्टी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका सही से इतिहास तो पहले बताया नहीं गया है, ठीक है। क्यों मिला ही नहीं है? क्योंकि हम बस उत्तर भारत के इतिहास को ही पढ़े हैं, दक्षिण भारत के इतिहास को ज़्यादा जानने के लिए उत्सुकता नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी चोल साम्राज्य अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही, जैसे थोड़ा मोड़ा नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, ठीक है। इसने बहुत सारे कई सौ द्वीपों पर राज किया और कई सारे देशों में, इंडोनेशिया जो हो गया, मालदीव हो गया, ऐसे करके कई सारे देशों पे इनका राज था, ठीक है। तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका विजयालय था, ठीक है, विजयालय। इसने क्या किया था दोस्तों? चोल जो साम्राज्य है इसकी स्थापना की थी। इसमें राजेंद्र प्रथम जो था, राजराज प्रथम जो था, ये बहुत ही खतरनाक राजा हुए जिनका बोलबाला विदेश में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक आपका विजयालय था, विकल्प सी होगा। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ। देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके। तो मैं अभी बताया कि राजेंद्र जो प्रथम था ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, बहुत ही प्रतापी था और बहुत ही हिम्मती राजा था राजेंद्र प्रथम। इसी के बलबूते जो है चोल साम्राज्य विदेशों में भी विस्तार किया अपना। कई सौ द्वीपों, हजारों द्वीपों पर इनका साम्राज्य चलता था। और इनके समय जो इंडियन नेवी थी, विश्व में सबसे ज़्यादा मजबूत इंडियन नेवी चोल साम्राज्य के पास थी, ठीक है। उस समय इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, न कि थल जल सेना की, अरे थल सेना की। उस समय जो चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता था सेना में, तो आपका नेवी को मानते थे कि ठीक है, चोल साम्राज्य का जो नेवी सेना थी, ठीक है, यानी जल सेना, ये बहुत ही मजबूत थी। विश्व में सबसे ज़्यादा मजबूत चोल साम्राज्य की नौसेना थी, ठीक है, याद रखिएगा मित्रों। ये बहुत ही मज़ा आता है इतिहास पढ़ने में। आप चाहेंगे तो मैं इतिहास आपको पढ़ा भी सकता हूँ, कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है गंगवंश का संस्थापक कौन था। तो वज्रहस्त पंचम जो है यह गंगवंश का क्या था दोस्तों? तो संस्थापक था, ठीक है। इसका विकल्प ये हो जाएगा राइट आंसर। गंगवंश का जो संस्थापक था वो आपका वज्रहस्त था। कौन था? वज्रहस्त पंचम। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल था। कौन था? गोपाल। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था आपका धर्मपाल था, जो पाल वंश से संबंधित था, ठीक है। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का कि पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो पाल शासक जो थे वो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके दोस्तों? बौद्ध धर्म के। इस समय बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। भारत के कई राजाओं ने, जो महत्वपूर्ण राजा हुए, बौद्ध धर्म को अपनाया। जैसे अशोक था, लेकिन अशोक के बाबा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले में भी बहुत सारे लोगों की संख्या है, बहुत सारे महत्वाकांक्षी राजा भी हैं
जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। तो सेन वंश का जो संस्थापक था आपका सामंत सेन था। कौन था दोस्तों, सामंत सेन। आपका विकल्प जो ए होगा इसका राइट आंसर होगा कि सेन वंश का जो संस्थापक है सामंत सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसका जो संस्थापक है नागभट्ट प्रथम है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था। प्रतिहार वंश का सबसे अगर जो प्रतापी राजा, शक्तिशाली राजा देखा जाए तो वह था मिहिर भोज। कौन था, मिहिर भोज। बहुत ही जबरदस्त ये भी राजा हुए थे भारत के इतिहास में। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था। तो दिल्ली नगर की जो स्थापना है अनंगपाल द्वारा किया गया था। यह जो अनंगपाल राजा हैं इनके द्वारा दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का कि चौहान या चाहमन वंश का संस्थापक कौन था। ये चौहान वंश का संस्थापक जिसमें आप पढ़ते हैं चौहान वंश के बारे में। ठीक है, वासुदेव इसके क्या थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग सुने होंगे, चाहमान या चौहान वंश से संबंधित हैं। तो इनके जो वंश की स्थापना थी वासुदेव द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हरकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की। तो हरकेली नामक जो संस्कृत नाम की रचना है वो बिसल देव के द्वारा किया गया था। ये राजा थे, ठीक है, बिसल देव, इनके द्वारा क्या किया गया था, हरकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की गई थी। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय ने, वही पृथ्वीराज की बात कर रहे हैं जो तराइन के युद्ध में हुआ था जिससे, ठीक है, इन्हीं की बात की जा रही है। तो रणथंभौर के जैन मंदिर का जो शिखर है इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर का। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध सबको मालूम है कि 1191 ईस्वी को हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हो गई थी और गौरी की हार हो गई थी। ठीक है, प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में। तो 1191 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 ईस्वी को हुआ था। इसमें पृथ्वीराज जो चौहान थे इनकी हार हुई और मोहम्मद गौरी जो है इसकी विजय हुई। तो इसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ के अफगानिस्तान ले जाके मार दिया, जहाँ इनकी समाधि स्थल बनी हुई है। ठीक है, तो 1192 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1192। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।